प्यार परीक्षा तो आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूँ हमारी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में, जहां पर हम बीपीएससी, केवीएस, सीटेड और यूपीटेड और तथा डीटीपीएस में किस तरह के हमारे विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। और लगभग ये हमारा 1 महीने के ऊपर क्लास चल रहा है और यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं। सभी का वेरी वेरी गुड आफ्टरनून करता हूँ, सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा जो सीटेट में पूछा गया है 2024 का, 2024 2014 का है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। सब लोग इसका आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा जी। तो पहली बात तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि अमीबा के अंदर क्या पाया जाता है। वो पाया जाता है आपको सूडोपोडिया पाया जाता है। सूडोपोडिया जिसे हम कुटपाद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुटबॉल बोलते हैं या झूठे पैर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका काम कौन सा होता है, चलो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सेंस द फूड ओनली, कैप्चर द फूड ओनली, मूवमेंट ओनली, या भाई साहब ये दोनों भी काम करता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। माने कि अमीबा के अंदर पाए जाने वाला ये जो सूडोपोडिया होता है ये चलने का भी काम करता है और साथ में खाने को पकड़ने का भी काम करता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिखकर बताएंगे कि ये अमीबा हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिवन बाय RH विटाकर, बराबर है, आप सभी को पढ़ा है, हमने ये भी पढ़े हैं। तो ये अमीबा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपके प्रोटिस्टा नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसे हम प्रजीव के नाम से बोलते हैं। और इस ग्रुप की क्या विशेषता है हमने पढ़ी है ये भी आपको बताऊंगा, पर ये आने वाला टॉपिक है आगे। पर इसके पहले पढ़ लेते हैं कि इस अमीबा के अंदर कौन से ऐसे अंग पाए जाते हैं जिसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका सूडोपोडिया, जिसका काम अपने अभी अभी देखा। अगर आपको पूछा जाता है इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फूड वैक्यूल का काम कौन सा होता है। फूड वैक्यूल माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे जी, अन्न रिक्तिका बोलते हैं, अन्न रिक्तिका बोला जाता है। इसका काम कौन सा होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है फूड का डाइजेशन करता है, फूड का डाइजेशन में मदद करता है, माने कि उसके पाचन में मदद करता है। और उसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये जो इस तरह का नजर आ रहा है ये क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसके शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये उत्सर्जन में मदद करता है। किस में मदद करता है, उत्सर्जन में मदद करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सूडोपोडिया का काम कौन सा होता है, फूड वैक्यूल का काम कौन सा होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम कौन सा होता है। अमीबा हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक छोटा यूनिसेलुलर माने कि एक कोशीय जानवर है। इसके बारे में एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन ऐसा है, पूछा जा सकता है कि इस अमीबा के अंदर कौन से प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है। कौन से प्रकार की पोषण विधि माने कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, कोई बता सकता है क्या जी इसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा पाया जाता है। तो पहली बात तो ये होते कि ये परपोषी होते हैं, खुद का खाना खुद बना नहीं सकते। इसका मतलब ये कैसे है जी, ये हेट्रोट्रॉप से माने कि ये परपोषी जीव है। और इसी परपोषियों में एक ग्रुप आता है जिनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजोइक बोला जाता है। ये जो हैलोजोइक ग्रुप नाम जो होते हैं भाई साहब, ये जीव ऐसे होते हैं जो खाना खाते हैं और उसे पचाते हैं। उसे क्या करते हैं, पचाते हैं। उनको क्या बोला जाता है जी, उनको बोला जाता है हैलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्लियर है। और आपको जानकर यह हैरानी भी होगी जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे मानव शरीर के अंदर, हम मानव भी जो है इनके अंदर कौन सा पोषण विधि होता है अगर ये पूछा जाता है तो ये भी इसी प्रकार का पोषण विधि होता है। माने कि मानव में भी हैलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। थोड़ा सा एक छोटा सा एक होमवर्क की तरह सॉल्व कर लेते, इसे बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अमीबा किस जीवों के संबंध में है, किससे बिलोंग करता है। चलिए जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी का स्वागत है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है जी। किससे बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, बराबर है, यह हमने पढ़े। और अगर आप जी बिल्कुल सही बात बोली जी आपने, सही बात है। ठीक है, प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रोटोजोआ में आने वाला एक जीव है जिसका नाम है यूग्लिना।
इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है। युग्लिना, इसका नाम क्या है? इसे बोला जाता है युग्लिना। यह युग्लिना वो जीव है जो जो एक्चुअली पौधे के गुण, पौधे के और किसी जंतु के गुण पाए जाने वाला जीव है। इन दोनों के गुण मिलने वाले, माने कि इन दोनों की प्रॉपर्टी जिसमें होती है वो, सर पौधे की कौन सी प्रॉपर्टी है? पौधों की तरह इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके जरिए वो खाना बनाने का काम करते, बराबर है। और जंतु की तरह इनके अंदर क्या होता है जी? एक एक तंतु होता है जिसके द्वारा के वो क्या करते हैं? हलचल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हलचल कर सकते हैं। तो ये दोनों गुण जो है युग्लिना के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पर उसके पहले ये आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि RH विटाकर जी ने जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया था, ये प्रोटिस्टा ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके ऊपर लिखा है यूनिसेलुलर, माने कि ये सभी के सभी जीव कैसे होते हैं? ये एक कोशीय जीव होते हैं। और साथ में ये किस में आते हैं जी? ये यूकैरियोटिक्स में आते हैं। किसमें आते हैं? यूकैरियोटिक्स में आते हैं। माने कि ये सभी जीवों के अंदर क्या पाया जाता है? जो केंद्रक होता है भाई साहब, वो केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा। यहाँ पे बोला गया कि अमीबा जो खाना खाता है ना, ग्रहण करता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? चलिए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे बोला गया है कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है, जी हाँ, वो कौन सी प्रक्रिया के तहत होती है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर क्या रहे? लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे जी। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका फैगोसाइटोसिस। क्या रहेगा? फैगोसाइटोसिस इसका सही उत्तर रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानता, ये फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है जी। यहां पर आप देख पा रहे हो, मान लीजिए अमीबा की बॉडी है, और यहाँ पे ये जो सूडोपोडिया है जो अन्न को ग्रहण कर रहा है, अगर आप इसे देखोगे कि जैसे ही ये खाना जो है इसके शरीर के अंदर चला गया भाई साहब, यहां से मुंह बंद हो गया। मानिए कि क्या हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान अगर अमीबा की तरह खाता तो वो कैसे खाता? मान लीजिए यहाँ पे खाना है, तो भाई साहब यहाँ से वो सूडोपोडिया निकलते और भाई साहब इधर से ग्रहण कर लेते। फिर यहाँ से जो खाना अंदर जा रहा है, यहाँ से स्किन कवर हो जाती। मान लीजिए सर के ऊपर है खाना, तो ये सर के ऊपर का एक्सटेंशन होगा, इसे खा लेंगे भाई साहब, सर के ऊपर से खाएंगे। माने कि भरोसा नहीं है कि वो कहां से खाएंगे, है ना। जिस साइड खाना मिला उसी टाइप में वो सूडोपोडिया एक्सटेंड होंगे, उसको अंदर ले लेंगे। माने कि वहां पे त्वचा अलग हो जाएगी, अंदर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? जी हाँ, जहां से मिला वही से खा लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल आप सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। और जो नए बच्चे जुड़े उनको बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करके रख दो जी। ये बेस्ट क्लास रहेगा आप सभी एग्जामिनेशंस के लिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? फैगोसाइटोसिस, बिल्कुल। पोषण के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में भोजन के उपयोग की जो प्रक्रिया शामिल होती है भाई साहब, वो कौन कौन से चरणों में होती है। तो आपको लगाना है भाई साहब, इनको लगाना है शरीर के अंदर जो जाता है, सीक्वेंस वाइज लगाना है कि भोजन किस तरह से। हम सभी को पता है कि जो हेलोजिक न्यूट्रिशन हमने पढ़े हैं अभी, जिसमें आपका अमीबा आता है और हम मानव भी आते, तो हम दोनों के शरीर में जो है 5 प्रकार की स्टेजेज पाई जाती है डाइजेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे? हम खाना खाएंगे। क्या करेंगे? खाना खाएंगे। और जो खाना खाना होता है भाई साहब, इसे बोला जाता है इंजेशन। क्या बोला जाता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को ग्रहण करना, खाना। उसके बाद खाना खाने के बाद क्या करेंगे जी? उसे डाइजेस्ट करेंगे। उसे क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। माने कि दूसरा क्या रहेगा आपका? डाइजेशन रहेगा। तीसरा क्या रहेगा? डाइजेशन के बाद क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, तीसरा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद
उसे पूरे शरीर में विभिन्न अंगों तक, कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, उसे बोलेंगे हम एसिमिलेशन। और सब कुछ तो खत्म हो गया, अभी बचा क्या, बिना काम की चीजें बची है, वो कहां पर जाएगी, वो मल के द्वारा या मल के रूप में बाहर निकल जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम इजेशन। माने कि ये हो गया आपकी 5वीं स्टेज। अब देखो जोड़ियां क्या लग रही है आपकी, पहले आएगा आपका डी, उसके बाद आएगा आपका ई, उसके बाद आएगा आपका ए, उसके बाद सी, और उसके बाद आएगा बी। तो आंसर क्या रहेगा, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये जो भाई साहब आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ये मुख्य तौर पर कहां पर होता है। अगर मैं मानव शरीर की बात करूंगा तो हमारे शरीर में कहां पर मुख्य तौर पर सर्वाधिक अवशोषण किया जाता है, तो वो होती है हमारी छोटी आंत। कौन सी होती है, छोटी आंत होती है, यहां पर सर्वाधिक हमारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और उसमें मदद करने वाले कौन होते हैं, इन छोटी आंतों में छोटे छोटे उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको विली बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते। चलो अगला सवाल ये देख देख पा रहे हो आप, ये हमारा छोटा सा एक डाइजेशन वाला सिस्टम जो है आपके सामने रख रहा हो। जैसे कि खाना खाएंगे, ये पेट में गया, पेट में कौन सा एसिड बनता है, सभी लोग चलो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, उसका पीएच मान कितना होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से उसके बाद जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से भाई साहब गुदा से बाहर। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन शॉर्ट 2 सेकंड का हमारा पूरा का पूरा पाचन तंत्र। समझ में आ गया है, चलो बहुत बढ़िया, सभी ने सही उत्तर किया जी। हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से अगला सवाल आपके स्टेटमेंट में पूछा गया है, 2021 का सवाल है, चलो बताओ इसका आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं सभी लोग, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। एसिमिलेशन ऑफ द फूड, भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है जी, नहीं, अभी अभी हमने पढ़े हैं भोजन का मैक्सिमम अवशोषण कहां पे होता है जी, छोटी आंत में होता है, माने कि ये गलत है। बड़ी आंत में उंगली के नहीं, अभी बताया मैंने बड़ी आंत में होता है जी, नहीं, छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है, बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बात बोले। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी आंत से छोटी होती है, और साथ में उसकी मोटाई कैसे रहेगी जी, ज्यादा होती है, हम सभी को पता है। अगर मैं बड़ी आंत की बात करूंगा, बड़ी आंत की बात करूंगा तो आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी बड़ी आंत होती है ना, मान लीजिए ये हमारी बड़ी आंत है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ मोटी रहेगी, है ना, इस तरह से कुछ मोटी होती है। और आपको बताना चाहूंगा कि इस बड़ी आंत का बड़ा ही फायदा है, बड़ा ही काम है हमारे शरीर में। इसका कौन सा काम होता है, जो मैक्सिमम कुछ भी बचा हो, जो पानी की मात्रा होती है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण जो है हमारी बड़ी आंत में किया जाता है सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से जो हमारे शरीर में या हमारे पाचन तंत्र में मदद करने वाले जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते जिनको हम क्या बोलते हैं जी, ई कोली बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया, ये जीवाणु जो होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, ये भी हमारे बड़ी आंत में ही पाए जाते हैं। और ये जीवाणु इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये हमारे विटामिन के लिए, और उसी तरह से B12 विटामिन जो होते हैं उनका सिंथेसिस और उसको स्टोर करने के लिए मदद करते हैं, यह हम सभी को पता है। क्लियर है, समझ में आ गया है, तो ये होती है हमारी बड़ी आंत। आगे बढ़ते पर उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर के ऊपर जो है आप सभी को टीचिंग परीक्षा की ओर से 61% का ऑफर दिया गया है। आप जल्दी से इसे परचेस कर जो है भगवान भोले के आशीर्वाद से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर उन्होंने चाहा और अपनी मेहनत अगर रंग लाई, आपकी और हमारी दोनों की मेहनत अगर रंग लाई, तो इस साल 2025 में आपका जो भी सपना है, जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का सपना है, वो साकार हो जाए भाई साहब। ठीक है, तो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और आगे नए वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया 2021 का है। चलिए जी, इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा।
चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी। निम्नलिखित में से उन विटामिन के सेट की पहचान करो जो यकृत में संग्रहित किए जाते हैं, माने कि लीवर में स्टोर किए जाते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लीवर में कौन से विटामिन स्टोर किए जाते हैं? जो वसा में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं जी? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और उन विटामिन का नाम क्या है जी? उसका नाम बोलते हैं भाई साहब, उसे बोलते हैं हम कीड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीड़ा बोलते हैं। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, माने कि आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पर अगर आपको पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है, पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है जो लीवर में स्टोर किया जाता है, कोई इसका आंसर बता पाएगा? किसी को पता है? चलिए आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा फास्ट? चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। पानी में जो घुलनशील होता है विटामिन, एक विटामिन ऐसा है जो लीवर में स्टोर किया जाता है, उसका नाम है B12 विटामिन। इसको ही क्या बोला जाता है? साइकोकोबैलामाइन बोला जाता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह हमारे शरीर में आरबीसी बनाने में मदद करता है, आरबीसी बनाने में मदद करता है। और इसकी अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर को भाई साहब एनीमिया नाम की डिसीज हो सकती है, एनीमिया नाम की डिसीज होती है। और इसीलिए ये इतना ज्यादा अत्यावश्यक होता है कि मान लीजिए पानी में घुलनशील भी हो रहा है तो ये हमारे शरीर को जो 24 आवर खून बनते रहता है उसमें आरबीसी का सिंथेसिस करने में ये बहुत ही ज्यादा कारगर रोल अदा करता है। और इसीलिए लीवर में इसे महीनों तक स्टोर किया जा सकता है, महीनों तक। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट चलिए जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माने कि कौन सा कथन सही है पूछा गया है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो ये फ्रिक्शन माने कि घर्षण के बारे में पूछा गया है और हमने फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा भी है। हमने क्या पढ़ा है जी? सबसे ज्यादा होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, माने कि स्थैतिक घर्षण। उसके बाद होता है आपका भाई साहब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग। और तीसरे नंबर पर रहेगा आपका रोलिंग, घूर्णन जिसे बोलेंगे। बराबर है? तो इस सीक्वेंस में आपको लगाना है। यहाँ पे बोला है कि स्लाइडिंग जो होता है वो स्मॉलर होता है स्टैटिक से, ये बिल्कुल सही बात है। रोलिंग जो होता है वो स्मॉलर हो जाता है स्लाइडिंग से, ये भी सही बात है। माने कि दोनों भी स्टेटमेंट कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, चलो सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अपने कमरे में जमीन पर पड़े एक बड़े बॉक्स को खिसकाने के लिए रेशमा को किस बल से अधिक बल लगाना पड़ेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है जी। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट। एक्चुअली गले से आवाज नहीं निकल रही है बराबर। इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बोला गया है कि एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है, एक बॉक्स रखा गया है और इसको रेशमा नाम की एक जो स्टूडेंट है भाई साहब टीचिंग परीक्षा की, वो धक्का मार रही है। ये इसकी चोटियां है ना, इसकी चोटियां है और ये इस तरह से धक्का मार रही है। तो पूछा गया है कि इसने लगाया ये जो बल है वो कितना रहना चाहिए ताकि ये बॉक्स जो है वो आगे खिसके। भाई साहब बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी गलत कर दिए। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये बल आपका ज्यादा है तो ये कौन सा बल लगा रही है? ये आपने सही उत्तर दे दिया। ये है आपका क्या बोलेंगे? पेशीय बल लगा रही है। कौन सा बल लगा रही है? पेशीय बल लगा रही है। पर ये पेशीय बल कितना होना चाहिए ताकि ये बॉक्स आगे जाए? तो इसका आंसर रहेगा कि इस बॉक्स के वजन के कारण और उसी तरह से ये जो आपकी खुरदुरी सतह है इसके बीच में एक फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं हम घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। और यहाँ पे कौन सा घर्षण लगेगा? इसमें लगेगा भाई साहब स्थैतिक घर्षण। कौन सा? स्थैतिक घर्षण होता है।
और इसी घर्षण के कारण ये बॉक्स आगे नहीं जा पाता है। जस्ट इमेजिन कीजिएगा, अगर ये बॉक्स मैंने ऐसी चिकनी सतह पे रख दिया जिसकी बर्फ की सतह होती है, तो वहां पे थोड़ा सा भी धक्का मारोगे तो बॉक्स भाई साहब सपाटे से भग जाएगा, बराबर है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जगह जो है वो खुरदुरी होने की वजह से आपका बल उतना होना चाहिए कि उस घर्षण को पार कर ले, और इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन माने कि स्थैतिक घर्षण रहेगा। सबको समझ में आ गया है जी? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या रहना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कौन कौन सी चीजों के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये इस वस्तु का जो मास रहेगा मान कि द्रव्यमान रहेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, और उसी तरह से ये सतह जो है, ये सतह का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करती है, वो कितना होता है, माने कि वो सतह कितनी खुरदुरी है या कितनी चिकनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर युवा बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, the sum of an object's kinetic energy and potential energy is called as। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी चीज में जो गतिज ऊर्जा और जो स्थैतिक ऊर्जा होती है, इन दोनों का एडिशन ये हमेशा कैसे रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा समान होता है, क्योंकि ये कौन सी होती है जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करती है। क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन माने कि ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम है इसमें फॉलो किया जाता है। तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को भी मिलाकर, हाँ अभी देखो यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर ऊर्जा के संरक्षण को ये जी हाँ फॉलो करते, पर यहाँ पे बोला कि दोनों को मिलाकर उसकी टोटल एनर्जी कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ये दोनों भी कौन से प्रकार की ऊर्जा है, ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा है जी। कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्लियर हो गया है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ ली है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑयल कोटेड पेपर। अगर किसी पेपर के ऊपर हमने ऑयल लगा दिए, तो ऑयल माने कि तेल लगाने के बाद वो जो कागज बन जाएगा, वो कागज कौन से प्रकार का, माने कि उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। चलिए आंसर करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, तो सभी का आंसर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ट्रांसलूसेंट। कैसे रहेगा, ट्रांसलूसेंट रहेगा। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या, देखो ओपेक तो नहीं रहेगा। देखिए जस्ट ओपेक का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाती। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मेरे आर पार आप देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर से प्रकाश छेद बनाकर भाई साहब इधर नहीं जा रही है, और वहां से टकराकर आप तक नहीं पहुंच पा रही है, और इसीलिए मेरा शरीर कैसा है, ये ओपेक है। किसे है, एक्चुअली यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ऑप्शन जो हिंदी वाले वो जो है उल्टे हो गए, है ना। यहाँ पे चाहिए था आपका अपारदर्शी चाहिए था, और यहाँ पे पारभासी चाहिए था। ठीक है, तो हिंदी वालों ने सही उत्तर किया है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रांसलूसेंट माने की पारभासी वस्तु रहेगी। ओके, ऑयल कोटेड पेपर बोला गया है। ठीक है, ऐसे पेपर जो होता है, आपको बताऊं, चलो अरे एक बात मुझे बताओ, बचपन में कितने लोगों ने
वो जो पेपर होता है भाई साहब उसको ऑयल लगा देते हैं ना, पहले सर के ऊपर बहुत सारा तेल लगा देती थी मम्मी, तो उसको भाई साहब घिसकर जो है और ऐसे रखा जाता था और उसके ऊपर से पेंटिंग बना देते। कितने लोगों ने ऐसा किया है? हाँ जी बिल्कुल, सूर्या जी माफी चाहते हैं जी। चलो बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया? यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने ऐसा किया है, किया है ना। तो ऑब्वियस है तेल लगाने के बाद वो जो कागज होता है वो थोड़ा सा उसके आर पार हम देख पाते हैं, है ना, इधर का उधर देख पाते हैं। और इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की जो चीजें होती है उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, माने कि पारभासी बोलते हैं। क्लियर हो गया है? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सब लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? पूछा गया है कि जो विंडो क्लीनर होते हैं उसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, कौन सा बेस होता है? चलो बताओ। ये क्वेश्चन एक बात बताता हूं आपको सभी को कि कोई भी एग्जामिनेशन आप दो, भारत में होने वाली कितनी भी एग्जामिनेशन आप दो, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है। एनसीईआरटी में एसिड बेस का एक टेबल दिया है, एसिड बेस वाली चीजों का एक टेबल दिया गया है। इस टेबल से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे अगर आप याद भी कर लोगे तो भाई साहब आपकी मेहनत जो है उसमें कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है और इसमें से मैं देख रहा हूं कि लगभग कंटिन्यूअसली किसी ना किसी एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया है? और एक बात मुझे बताइए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? कोई बताएगा? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पर पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कि ये पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं भाई साहब ये आपके साबुन में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? साबुन में। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर पाता है, जब पाया जाता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, सब लोग इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई साहब कहां पर पाया जाता है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पर उसके पहले देखो ये पूरा का पूरा टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से पढ़कर रखना है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा वो टेबल है जहां पर आपको क्षार कौन से चीजों में कौन से पाए जाते हैं और ये अम्ल कौन से चीजों में कौन से पाए जाते हैं, ये दिए गए। आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़कर रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? जी हाँ, क्लियर हो यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी से। और अगर आप ईवीएस की पढ़ाई कर रहे हो, इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पे दो टॉपिक अच्छे से करके रखना। एक है भाई साहब आपका ग्लोबल वार्मिंग, एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है आपका ओजोन डिप्लीशन, दूसरा है आपका ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ये आपको अच्छे से करके रखना है। और उसमें भी और अगर दो टॉपिक बताओ आपको, तो एक होता है आपका एसिड रेन, एक होता है आपका एसिड रेन और दूसरा होता है आपका फूड वेब या फूड पिरामिड जो होते हैं, इनके बारे में। ये चार टॉपिक भी अगर आपने कर लिया तो यहां से लगभग आपके 90% ईवीएस के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या करोगे बताओ। एसिड रेन किन किन लोगों के वजह से होता है? एक तो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, और उसके बाद कैसे होता है जी बताओ। एक्चुअली यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए था या नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए था, बराबर है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन के हिसाब से अगर जाऊंगा तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 जी बिल्कुल। ताजमहल को पीला पीला कर दिए है जी, ताजमहल को पीला पीला कर दिया और इसीलिए एसिड रेन को क्या बोला जाता है? एसिड रेन को मार्बल का कैंसर बोला जाता है, मार्बल का कैंसर बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका भी आंसर कर देंगे। बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। विच लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉन्वर्जिंग लेंस? अपसारी लेंस किसे बोला जाता है? एकदम सिंपल सा है, ये वाला लेंस जो है भाई साहब ये आपका अपसारी लेंस होता है, माने कि कॉन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि प्रकाश की किरण जो उसके ऊपर गिर रही है उसे एक जगह पर, एक पॉइंट पर जमा करना, जिसे हम फोकस बोलते हैं, उनको बोला जाता है कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये कौन सा लेंस है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और उसी तरह से आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताओगे, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कौन से आई डिफेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? चलो बताएंगे सभी लोग? ऑप्शन दे दूं?
ऑप्शन दे दूं, मायोपिया होता है क्या जी, हाइपरमेट्रोपिया होता है क्या जी, प्रेस बायोपिया होता है, कि सभी के सभी में भाई साहब आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे? चलो बताओ जी, किसमें इस्तेमाल करेंगे? बहुत सही। चलो ये क्वेश्चन जो है, हाँ, मायोपिया पक्का? आपका ह्यूमन आई का गोला जो ना मायोपिया में ऐसा नहीं होता है, वो ऐसे दब जाता है, उसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ को कम करने के लिए ऑब्वियस आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? नेहा परवीन जी बोल रहे कि सर ए कैसे होगा इसका ऑप्शन बताओ, कॉनकेव लेंस कैसे होगा? ये कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वर्जिंग पूछा गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आप सभी के लिए ये रहा। ओके ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। अगला सवाल आप सभी के लिए रहा, डी ट्रिपल एस बी जूनियर स्टीनो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कर देंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो सर्वाधिक प्रोटीन पर ग्राम किसमें, ऑप्शन से बताना हमें, ठीक है। तो एग में रहेगा, मीट में रहेगा, गाय के दूध में रहेगा, कि भाई साहब मछली में मिलता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका जो रेड मीट होता है, जो रेड मीट होता है भाई साहब, वहां पे सर्वाधिक पाया जाता है। यहां पर आपका सर्वाधिक पाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पर वही अगर मैं टोटल फूड की बात करूं, यानी हम जितने भी खाना खाते हैं भाई साहब, उन सभी में अगर आपको पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, सर्वाधिक प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो दालें होते हैं, उन दालों में जो है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और उसमें भी आपका मिलेगा किसमें? सोयाबीन में। किसमें मिलता है? सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है। और इसमें प्रोटीन जो होता है भाई साहब लगभग 40% से लेकर 50% के आसपास होता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी मानव रहे, उसको लगभग 60 ग्राम से 50 ग्राम डेली, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये हमें खाना खाना ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं जी? प्रोटीन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग विटामिन बोला जाता है। ये बॉडी बिल्ड करके करने के लिए भाई साहब आपके बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? लगभग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी ऊर्जा मिलती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है प्रोटीन से। और वही अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो लगभग 60 से लेकर 65% ऊर्जा की जरूरत जो है हम कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर कर देंगे। बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। गले से आवाज ठीक नहीं लग रही है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम किस, एनपीके इसे बोलेंगे जी, इसे हम क्या बोलते हैं? एनपीके बुलाते हैं, है ना। तो ऑब्वियस है एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। और ये मुख्य पोषक तत्वों में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? मुख्य पोषक तत्वों में गिने जाते हैं, माने कि ये गिने जाते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया है? क्लियर है? ठीक है। और इनके साथ साथ कुछ और भी विटामिन है, कुछ और भी, जी हाँ, वे उनको भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है पौधों के केस में। जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया।
इनको भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही गिना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अगला सवाल आप सभी के लिए सीटेट 2022 में पूछा गया है, और ये सवाल जो है आप सभी के लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। गले से ठीक से आवाज नहीं निकल रही है, गला बैठ जाएगा, तो एक काम करते सेशन को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।